पंकज, मैंने सुना है तुम बहुत बड़े ऑफिसर बनना चाहते हो। हाँ सर, कौन नहीं बनना चाहता सर। तो फिर मेरे सवाल का जवाब दोगे? हाँ सर, पूछिए ना, मैं तैयार हूँ सर। अच्छा ये बता, भैंस बड़ी होती है या अकल? ये कैसा सवाल है? अब सवाल तो सवाल ही है ना। बहुत बड़े ऑफिसर बनना चाहते हो ना तुम? हाँ सर। तो फिर मेरे सवाल का जवाब दो। सर मेरे हिसाब से भैंस बड़ी होती है सर। अकल बड़ी होती है। सर कैसे सर? भैंस तो इतनी बड़ी होती है और अकल तो इतनी सी। अरे पंकज, बिना अकल की भैंस किस काम की? ओह सर, आपके तो पॉइंट में पॉइंट है। थैंक यू। सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो पूछो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। अच्छा ठीक है, ये बताइए, अंडा पहले आया या मुर्गी? अब ये भी कोई सवाल है? सवाल तो सवाल होता है ना। तो बताइए। मुर्गी। सर पहले अंडा आया सर, फिर मुर्गी आई सर। मुर्गी पहले आई, उसने अंडा दिया। सर पहले अंडा सर, मुर्गी। अंडा सर, मुर्गी। अंडा। अंडा। देखा सर। हेलो, एसीपी प्रद्युमन है। हेलो हेलो सर, सर बचा लीजिए प्लीज मुझे सर। कौन बोल रहा है? सर मैं उदय बोल रहा हूँ सर। सर मेरी जान खतरे में है सर। तुम्हारी जान खतरे में? क्या हुआ, क्या है, बताओ तो सही। सर ये पागल मुझको मार डालेगा, मुझे बचा लीजिए सर, जल्दी आइए प्लीज। अच्छा तुम कहाँ हो, बताओ। सर मैं जोगेश्वरी ईस्ट हाईवे वेयर हाउस से बोल रहा हूँ सर। सर प्लीज जल्दी आइए सर, नहीं तो। हेलो हेलो हेलो, कट हो गया। जोगेश्वरी ईस्ट हाईवे वेयर हाउस। जगह तो यही बताई थी उसने, मगर यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा। आवाज कैसी? अंदर से आ रही है। ये कहीं उदय तो नहीं बांध के रखा है? उदय, क्या ये सर क्यों ला रहा है? हम लोग सीआईडी से, फोन पे बात हुई थी तुमसे, बार बार सर ला। प्रॉब्लम तो नहीं? देखो घबराओ नहीं, हम तुम्हें बचाने आए हैं। उदय, हाँ? उदय, अरे उदय, क्या वैसे? ये तो मर गया। ये कैसे मर सकता है? अभी अभी तो जिंदा था ये। हाँ डॉक्टर साहब, क्या पता चला इसकी मौत अचानक कैसे हो गई? भैया मुझे लगता है इसकी मौत जहर की वजह से हुई। जहर की वजह से? हाँ, ये देखो, यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, ये निशान दिखाई दे रहा काला काला। हाँ सर। जहर यहाँ से इसके शरीर के अंदर गया है और फिर शरीर में फैल करके इसकी मौत हो गई है। एक मिनट, भैया देख रहे हो यहाँ कुछ है? हाँ सर। एक सेकंड। ये देखो, ये सुई, ये जहरीली सुई चुभोई गई है इसकी गर्दन पे, इसकी वजह से मौत हुई है इसकी। मगर सर जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे तभी आदमी जिंदा था, तो क्या इसे कोई ऐसा जहर दिया गया है जिसका असर धीरे धीरे होता है? वो तो पता करना पड़ेगा दया। तो सर फिर इनकी बॉडी को फॉरेंसिक ले चले? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, यही पता लग जाएगा। यही पता लग जाएगा? कैसे सर, कोई जादू है? हाँ, जादू ही समझो। ये बॉक्स देख रहे हो, ये जादुई पिटारा है क्या सर इस पिटारे में? दया बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है। जब भी मुझे जरा सा भी शक होता है कि किसी इंसान की मौत जहर की वजह से हुई है, मैं तुरंत उसका ब्लड सैंपल लेकर के यहाँ इस पैनल पे रखता हूँ। उससे क्या होता है सर? उससे होता ये है कि ये जादुई मशीन 2 सेकंड के अंदर बता देती है कि वो जहर आखिर है कौन सा। ये तो हमारे काम की चीज है। तालुके की हर चीज बहुत काम की होती है भाई। अब देखो, पता चल जाएगा कि ये जहर है कौन सा। माय गॉड, ये कैसे हो सकता है यार? क्या हुआ सर? अरे इस आदमी की बॉडी में तो डेक्सटोन नाम का जहर है। डेक्सटोन? हाँ, बहुत खतरनाक जहर होता है।
4 सेकंड में इंसान मर जाता है। 4 सेकंड में? ये कैसे हो सकता है सर? जब हम लोग यहाँ पे आए तो ये आदमी जिंदा था। इसका मतलब ये है दया, जब तुम लोग इस आदमी की तरफ बढ़ रहे थे उसी दौरान किसी ने ये पिन चुभोई है इसकी गर्दन पर। मगर सर उस वक्त यहाँ आसपास कोई नहीं था, हमने तो नहीं देखा। हो सकता है वो यहीं कहीं छुपा होगा। हाँ ये हो सकता है। पीछे ये बटन ट्रिगर जैसा कुछ है सर, यहाँ पे कैसे? यस, ट्रिगर। दया एक मिनट, तुमने बताया कि जब तुम लोग इस आदमी की तरफ बढ़ रहे थे ये अपना सर ऐसे ऐसे हिला रहा था। हाँ सर, तो आप कहना चाहते हैं कि? वही कहना चाहता हूँ दया, इस आदमी को पता था कि इसकी मौत आने वाली है, इसीलिए ये गर्दन हिला हिला कर तुम्हें आगे बढ़ने से मना कर रहा था। लेकिन आप लोग इसकी बात समझ नहीं पाए और गलती से किसी का पैर इस ट्रिगर पे पड़ गया और सुई आके इसके गर्दन पे लगी और इस बेचारे की मौत हो गई। ये लाल बटन अगर ट्रिगर है और सुई इसके गर्दन पे बाईं तरफ लगी, मतलब वो सुई यहाँ इस तरफ से आई होगी, इस दीवार की तरफ से। बिल्कुल। सर ये देखिए, यहाँ पे स्प्रिंग मैकेनिज्म जैसा कुछ है। इसका मतलब है वो सुई यहाँ स्प्रिंग में थी और जैसे ही हम में से किसी का पैर उस ट्रिगर के ऊपर लगा, वो सुई यहाँ से निकली और सीधे इसके गर्दन पे जाके लगी और इस बेचारे की मौत हो गई। अरे फिर से वही नंबर। हेलो, क्या पूछूं तुमसे सीआईडी इंस्पेक्टर मिस्टर दया? हेलो, हाउ आर यू? कैसा लग रहा है तुम्हें ये जान करके तुमने और तुम्हारी टीम ने एक खून किया है, बेकसूर और एक निर्दोष इंसान की जान ली है। देशवासियों की रक्षा करने की कसम खाई थी ना तुमने, हार गए ना। हार जीत का सिलसिला तुमने शुरू किया है, मगर खत्म हम करेंगे। जिस दिन तू सीआईडी के शिकंजे में फंस गया ना बेटा, उस दिन तुमने जो कुछ किया उसका अफसोस करने का मौका तक नहीं मिलेगा, समझा? हंस क्या रहा है? बहुत बहादुर है तू। हिम्मत है तो नाम बता, है कौन तू? मैं कौन हूँ तुम्हें जानने के लिए वहाँ आना होगा जहाँ पे मैं हूँ। 30 सेकंड मैंने तुमसे बात कर ली है और तुम्हारे लिए ये जानना बहुत आसान हो गया है कि इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ। वैसे सुना है कि हर इंसान को अपनी गलती सुधारने का दूसरा मौका दिया जाना चाहिए, और अगर अब हिम्मत है तो मेरी दूसरी चुनौती स्वीकार करो। सर 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 मुझे प्लीज बचा लीजिए। कौन हो तुम? हेलो सर, इस पागल आदमी से मुझे बचा लीजिए। मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी गलत काम नहीं किया सर। सर मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। सर प्लीज प्लीज सर मुझे बचा लीजिए। हो कौन तुम? हेलो। सब सुन लिया ना? तो मेरा चैलेंज भी तुम समझ ही गए होंगे, लेकिन हर खेल में एक पड़ाव होता है। पड़ाव 1, पड़ाव 2, यानी कि खेल और भी मुश्किल होता जाता है। तो मैं भी इस खेल को और मजेदार और तेज बनाना चाहता हूँ। इस बार मैं इस बेगुनाह को बचाने के लिए तुम्हारे लिए बस 2 घंटे दूंगा। अगर देर हो गई तो गाड़ी स्टेशन से छूट जाएगी, यानी कि मैं इसे मार दूंगा, समझे? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लेकिन इसकी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं, आप लोग होंगे। और अगर इस बार आप हार गए तो ये आपकी दूसरी हार होगी। समय शुरू होता है अब। ए, सुन। हेलो हेलो। इस पागल आदमी की वजह से हमने इस बेचारे आदमी की जान ले ली। सर इस पागल आदमी का मोबाइल हमें जल्द से जल्द ट्रेस करना होगा सर। हाँ सचिन, मगर हमें और चौकन्ना रहना पड़ेगा। एक और आदमी की जान को खतरा है, किसी भी तरह इस सरफिरे को ढूंढना होगा। थैंक्स अ लॉट। जिस फोन से कॉल आया था उसका लोकेशन ट्रैक हो चुका है। मीरा रोड के एक बंगले से फोन किया गया था वो। मीरा रोड ले लो। लेकिन सर अभी तो हम जोगेश्वरी में हैं। हाँ, मीरा रोड पहुंचने में कम से कम 1 घंटा तो लग जाएगा। और वो भी तब सर जब ट्रैफिक नहीं मिलेगा, और ये तो पीक ट्रैफिक आ रहा है। फिर शॉर्टकट ले लो यार। यस सर, वहीं से लेता हूँ। हेलो, यस सर। उदय, वो भी उसी का था? हाँ सर, हम लोग सीधा मीरा रोड जा रहे हैं। ओके ओके सर। जोगेश्वरी वेयर हाउस में जिस आदमी की मौत हुई थी उसका नाम उदय था, और वो गुड लुक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था, और जिस वेयर हाउस में मौत हुई वो भी उसी के नाम था। अब ये क्या बात? नहीं सर, मेरा कहने का मतलब है कि ये आदमी उदय जिसकी लाश मिली है, वो गुड लुक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक भी है, वो वेयर हाउस भी उसी का है, उसकी लाश भी उसी वेयर हाउस में मिली है। तो कुछ तो चक्कर जरूर है सर। ओ, मगर सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये खूनी अपने गुनाहों में हमें को शामिल कर रहा है। हाँ, अगर उसे सिर्फ उदय को मारना था तो वो उसे आसानी से मार सकता था। उसने ऐसी चाल क्यों चली?
कातिल ने जानबूझकर उदय को तब तक जिंदा रखा जब तक हम मौका वारदात तक न पहुंच जाए, और जैसे हम वहां पहुंचे उसने। लेकिन वो जो कोई भी है उसने हमें ही निशाना क्यों बना? कोई ना कोई कनेक्शन तो है उसका सीआईडी के साथ। जानबूझ के सीआईडी से पंगे ले रहा है। काफी शातिर और चालाक आदमी है ये। सर, एक आदमी की जान खतरे में, वो जगह हमें किसी भी तरह ढूंढनी होगी। सर, ये उदय और ये मीरा रोड वाला आदमी, इन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। एक बार हम उस आदमी की जान बचा लें, फिर सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यही बंगलो है वो। एक, सब लोग सावधानी से, होशियारी से। अंदर कुछ भी हो सकता है। इस बार हमें उस आदमी की जान बचाना ही है। सर, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कोई गलती करने जा रहे हैं। देखिए, ये भी हो सकता है कि किलर ने इस दरवाजे में ऐसी कोई चीज लगा दी हो जिससे कि हमारे ये दरवाजा खोलते ही अंदर उस आदमी की मौत हो जाए। ऐसा लगता नहीं है सूरज। खूनी अगवा किए हुए आदमी को सीआईडी के सामने मारना चाहता है ताकि सीआईडी लाचार और बेबस देखती रहे। लेकिन सर, तुम सिर्फ सर की बात सुनो और उस पर अमल करो। चलो सर, प्लीज मेरी बात समझिए, मैं आप लोगों की मदद ही करना चाहता हूँ। मदद की जरूरत अंदर पड़ेगी सूरज। एक मिनट ऑफिसर, अगर आगे बढ़े तो मैं इसके चीथड़े चीथड़े कर दूंगा। क्या बिगाड़ा इस आदमी ने तुम्हारा? हैं? छोड़ दो इसे। छोड़ दूंगा? जल्दी भी क्या है, पहले एक खेल तो खेल लूं तुम्हारे साथ। खेलना चाहोगे? देखो, अगर इस आदमी को बचाना है तो इस बॉक्स का रिमोट मैंने इसी कमरे में छुपा के रखा है, यहीं पर, और उसके लिए तुम्हारे पास है 30 सेकंड, और तुम्हारा खेल शुरू होता है अब। सर, वेल डन ऑफिसर्स, वेल डन। पहला पड़ा पार। अब इस रिमोट में जैसा कि 2 बटन है, एक से बॉम्ब एक्टिवेट होगा और दूसरे से डीएक्टिवेट। अब ऑफिसर्स, फैसला तुम्हें करना है, कौन सा बटन? तुम्हारे पास सिर्फ बचे हैं 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, जल्दी। 4, पहली बार महसूस कर रहा हूँ। 3, एक गलत कदम और 2, इस निर्दोष की मौत। तुम जैसे दोनों सीनियर ऑफिसर्स के होते हुए दोनों मासूमों की जान चली गई ऑफिसर अभिजीत। इतनी लापरवाही। खैर, इतना समझ लो कि इस खेल का सूत्रधार। सुनो अभिजीत, बहुत खेल लिया, अब बाकी का खेल कल खेलेंगे। मौत के खेल के लिए तैयार रहना। बाय बाय। तुम जो भी हो, ये मौत का खेल तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। सीआईडी तुमको ढूंढ कर निकालेगी। सीआईडी से बच नहीं पाओगे तुम, समझे? उस बॉम्ब की वजह से जिसकी मौत हुई उसके बारे में कुछ पता चला? सर, पंकज गया पता लगाने, आता ही होगा। पहला आदमी जिसका खून हुआ डेक्सट्रॉल पॉइजनिंग से, गुडलू बिल्डर्स का पार्टनर उदय है, और अब ये दूसरा आदमी जो बॉम्ब की वजह से मरा। ये दोनों खून में कोई ना कोई संबंध जरूर है। और वहां अभिजीत बेचारा अपने आप को कोस रहा है कि गलत बटन दबाने की वजह से ब्लास्ट हुआ, उस आदमी की मौत हुई। लेकिन ऐसा है नहीं बॉस। अभिजीत से कहो अपने आप को दोषी मानना बंद कर दे। क्या मतलब? मतलब ये कि देखो, ये है वो रिमोट जो अभिजीत के हाथ में था, और ये है वो बटन जिसके दबने से उस मासूम की जान गई। लेकिन जब मैंने इस रिमोट को अच्छी तरह से चेक किया और इसके सर्किट्स को चेक किया तो पता ये चला कि दरअसल ये जो दोनों बटन हैं वो दोनों बटन एक ही तार के साथ जुड़े हुए। मैं कुछ समझा नहीं सर। मतलब ये फ्रेडी कि अभिजीत से इनमें से कोई सा भी बटन दबता, एक तार से जुड़े होने की वजह से वो बॉम्ब ट्रिगर होना ही था, उस मासूम की जान जानी ही थी। यही तो चाहता था वो, यही तो चाहता था कि अभिजीत के हाथों बटन दब जाए, ब्लास्ट हो जाए, सीआईडी फंस जाए। इतना गुस्सा आ रहा है उस खूनी पर, जी चाहता है उसकी गर्दन मरोड़ दूं। हमारे साथ खेल खेल रहा है वो, अपने खेल में हमें फंसाए जा रहा है।
अब तो हम उसी का खेल खेलेंगे, उसी के साथ। फिर देखते हैं कौन फंसता है उस खेल में। सर वो दूसरी लाश का पता चल गया है। उसका नाम दीपक है सर, और वो गुड लुक बिल्डर्स का दूसरा पार्टनर है सर। क्या कहा? गुड लुक बिल्डर्स का दूसरा पार्टनर दीपक, और पहले जिसकी डेक्सट्रॉल पॉइजनिंग से मौत हुई वो भी गुड लुक बिल्डर्स का पार्टनर। उदय, एक ही कंपनी के दो पार्टनर्स की मौत क्यों? किस वजह से? सर, इस गुड लुक बिल्डर्स के दो और पार्टनर भी तो हैं, विशाल और राकेश, और दोनों के फोन बंद आ रहे। विशाल और राकेश के फोन बंद आ रहे हैं, तो फिर जरूर ये खूनी इन दोनों के पीछे पड़ेगा। पर क्यों? क्या इरादा है इसका? ये जरूर कोई जाति दुश्मनी नहीं लगती। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन चारों पार्टनर्स को खत्म करके पूरी कंपनी को ही खत्म कर दे? सर, मैंने कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ा था कि गुड लुक बिल्डर्स और ग्रेस डांस एकेडमी के बीच में लीगल डिस्प्यूट चल रहा है सर। ग्रेस डांस एकेडमी और गुड लुक बिल्डर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है। पता लगाना पड़ेगा किस वजह से अनबन हो रही है ग्रेस एकेडमी और गुड लुक बिल्डर्स के बीच में। एक्सक्यूज मी जी। ये डांस एकेडमी कौन चलाता है? जी मैं। आपका नाम? स्मृति। आप लोग? हम सीआईडी से हैं, आपसे कुछ पूछना है। सीआईडी? पर मैं तो सिर्फ ये डांस एकेडमी चलाती हूँ। देखिए, आप घबराइए मत, हम आप पर कोई आरोप लगाने नहीं है। तो फिर? हम बस आपके और गुड लुक बिल्डर्स के बीच में जो झगड़ा चल रहा है उसके बारे में जानना चाहते हैं। ओह, वो चार गुंडे? गुंडे? जी हाँ, मैं तो उन्हें गुंडा ही कहूँगी। वो लोग मुझसे मेरी डांस एकेडमी छीनना चाहते, यहाँ तक कि इस बिल्डिंग को तोड़ के वो लोग यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते। ओह, तो ये बात है। उन्होंने आपकी एकेडमी छीनने के लिए कुछ गैर कानूनी हथकंडे भी अपनाए? हाँ सर, अपने राजनीतिक संबंधों का इस्तेमाल करके उन्होंने यहाँ के मालिक पर दबाव डाला है, जिसकी वजह से हमारी 10 साल की लीज कैंसिल कर दी गई है। और तो और हमारी एनओसी के बगैर उन्होंने ये जमीन भी खरीद ली है और हमें दूसरी एकेडमी के लिए जगह भी नहीं दे रहे। नई एकेडमी के लिए वो लोग आपको दूसरी जगह क्यों नहीं देना चाहते? उन 4 पार्टनर्स में से 3 को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक है मिस्टर राकेश, उन्हें प्रॉब्लम है। आपको पूरा यकीन है कि सिर्फ राकेश आपके खिलाफ है? हाँ सर, पक्का यकीन है। यहाँ तक कि जब उन 3 पार्टनर्स ने हमें डांस एकेडमी के लिए नई जगह देने की बात की थी तो मिस्टर राकेश ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। ये सब आप कैसे जानते? जी, उस दिन मैं उन बिल्डर्स के ऑफिस गई थी, उन्हें ये समझाने के लिए कि हमें डांस एकेडमी के लिए दूसरी जगह दे दे। तो उनके केबिन में घुसने से पहले मैंने उन्हें बातें करते हुए देख लिया, तो मैंने उनकी बहस को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। क्या वो रिकॉर्डिंग अभी भी आपके पास है? जी हाँ, उसे मैं कोर्ट में सबूत के तौर पे पेश करूंगी। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग हम देख सकते हैं? जी हाँ, 1 मिनट। थैंक यू। भाई राकेश, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हें तकलीफ क्या है। तुम उस डांस एकेडमी की मालकिन, वो क्या नाम है उसका, स्मृति, उसको उसके डांस एकेडमी चलाने के लिए कोई दूसरी जगह क्यों नहीं दे देते? क्यों दे दे हम? अरे दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? 2 एकड़ जमीन देनी पड़ेगी। 2 एकड़ कोई मुफ्त में नहीं आता है। 8 करोड़ रुपए लग जाएंगे, 8 करोड़। हम यहाँ पर बिजनेस करने बैठे हैं, कोई दान दक्षिणा देने के लिए नहीं। क्यों विशाल, मैं सही कह रहा हूँ ना? यार, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जब स्मृति का लीज रद्द किया था तो उससे एक वादा भी किया था कि उसे डांस एकेडमी चलाने के लिए एक नई जमीन देंगे। किया था कि नहीं वादा? राकेश, ये मत भूलो कि गुड लुक बिल्डर्स के मालिक तुम अकेले नहीं हो। इस कंपनी के हम 4 पार्टनर्स हैं और जो कुछ भी निर्णय लिया जाएगा हम सबकी सहमति से लिया जाएगा। समझ गए तुम? तुम लोग नहीं मानोगे ना तो भाई मनवाएंगे। कौन भाई? कौन भाई? ये देखो, भाई का फोन भी आ गया। 1 मिनट। हाँ भाई, चीज समझ गया, पता चल गया कि आपको सब खबर लग गई है। नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उन तीनों को समझाऊंगा, तीनों मान जाएंगे, पक्का पक्का। सुन लिया, भाई को सब पता चल गया है। तुम धर्मात्माओं की आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने की बात कर रहे थे, मैंने तो समझा के रोक दिया है। लेकिन अगर तुम लोग नहीं माने ना और स्मृति को जमीन देने की बात की तो मैं भी नहीं समझा पाऊंगा। तुम तीनों तो मरोगे ही, लेकिन मैं अपनी जान नहीं गंवाना चाहता हूं। अब फैसला तुम लोगों के हाथ में है, क्या करना चाहते हो सोच लो। आप हमें बता सकती हैं कि ये रिकॉर्डिंग आपने किस दिन और किस वक्त की थी? जी, ये मैंने 25 तारीख को शाम 4:15 बजे ली थी। स्मृति जी, आप जानती हैं ये रिकॉर्डिंग आपको मुसीबत में डाल सकती है। जी, आप लोग फिक्र मत कीजिए,
आप लोगों की तरह मैं भी हमेशा सावधान रहती हूँ। अच्छा, आपके पास राकेश का नंबर तो हो गए? जी हाँ। नहीं, ले लो। सारी जानकारी के लिए शुक्रिया। एक और बात, क्या आप वो रिकॉर्डिंग हमें भेज सकती? जी हाँ, मैं अभी ब्लूटूथ से भेज देती हूँ। ये लीजिए। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। सर, स्मृति के मोबाइल में हमने जो फुटेज देखा था उसमें राकेश को जो कॉल आया था उस फोन नंबर का लोकेशन यहीं ट्रेस हुआ है। ये घर है किसका? सर, शेखर भाई का। शेखर भाई वो जाना माना अपराधी? यस सर। अच्छा, छोटी छोटी चोरियां करते करते बड़े बड़े हाथ मारने लगा और अब बड़े बड़े हाथ मारते मारते ये शेखर भाई बन गया। चलो देखते हैं। सर, शेखर भाई का इस केस से क्या संबंध है? हो सकता है ये राकेश शेखर भाई का नाम लेके उसके बाकी के पार्टनर्स उदय, दीपक और विशाल को डरा धमका रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि शेखर नहीं, इन दोनों उदय और दीपक को हमारे हाथों मरवाया। मगर सर, ये शेखर सीआईडी के कंधों पर बंदूक क्यों रखा है? चाहता क्या है ये बात मेरी समझ में भी नहीं आ श्रेया। हमारे हाथों इन दोनों को मरवा के ये साबित क्या करना चाहता है? सर, शेखर भाई का ऐसा घर? ऐसे लोगों के दिखाने के दांत और होते हैं, संभाल के। कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। पंकज सर, काम करो, पीछे जाके देखो अंदर घुसने का कोई रास्ता है क्या। अकेले सर? नहीं, आसपास के मोहल्ले से लोगों को लेके जाओ। सॉरी सर। क्या करे? और लगता है ये शेखर घर पे नहीं है। घर की तलाशी लो अच्छी तरह से। सर! हाँ पंकज? सर, ये देखिए। मौत का सामान यहाँ पे बना रहा है ये। सर, मगर शेखर भाई इसे कैसे बनाएंगे? इसके लिए तो कोई स्पेशल इंजीनियर चाहिए। हो सकता है पंकज तो किसी और से बनवाता होगा। सर जल्दी यहाँ आइए। सर, पासपोर्ट्स। इतने सारे नकली पासपोर्ट? हो सकता है ये शेखर नकली पासपोर्ट बनवा के इंडिया से बाहर निकल गया हो। देखो बॉस, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक की बड़ी दुकान तो है नहीं जहाँ आपको वारंटी गारंटी मिलेगी। ये मेरी छोटी सी दुकान है और आपको भी अच्छे से पता है कि आप मेरे से सामान क्यों खरीदते हो, क्योंकि मैं मार्केट में दूसरों से कम दाम में आपको माल देता हूँ। अरे बॉस, और वैसे भी इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, और बाद में अगर ये खराब हो गया ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। अब आप जा सकते हैं, आप मुझे माफ कीजिए। अजीब आदमी है यार, बात करना ही बेकार है। अब आपको भी कुछ कहना है? जो भी कहना है मत कहिए, अपने पास रखिए और जाइए यहाँ से। जरा ऊपर देखने का कष्ट करेंगे। साहब, आप माफ कीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। लेकिन हम तुझे अच्छे से जानते हैं राजू, तू तो कभी ऐसी अजीब सी चीजें नहीं बनाता था। ये काम कब से शुरू किया? सब ये मैंने नहीं बनाया। देख राजू, झूठ बोलेगा तो फंसेगा, समझा? मामला गंभीर है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लोगों की मौत? हाँ, इसलिए जो कुछ भी जानता है हमें सच सच बता दे, इसी में तेरी भलाई है। मैं तो आप लोगों का पुराना खबरी हूँ, आप लोगों से झूठ बोल के मैं खतरा मोल क्यों लूंगा? देख राजू, तू हमें अच्छे तरीके से जानता है, सच उगलवाने के हमें और भी तरीके आते हैं, इसलिए जो कुछ है चुपचाप उगल दे। सच बोलो साहब, ये जो भी बनाने का सामान है ना, मैंने ही बेचा है। अब बोला साहब, ये जो सर्किट के ऊपर निशान है ना, इसको मैं अच्छे से पहचानता हूँ। ये मेरी दुकान का ही माल है। ये सामान तूने किसको बेचा था राजू? दीपू को। कौन दीपू? पिछले हफ्ते तो आया था वो। मैंने उसको पूछा इस सर्किट का तू क्या करेगा, कुछ जवाब नहीं दिया, पैसे दे के चला गया। और क्या जानते हो दीपू के बारे में? वैसे तो वो एक इंजीनियर है, एक अच्छी डिग्री भी है उसके पास,
लेकिन फिलहाल वो बेरोजगार है, छोटे छोटे काम करता है और अपना खर्चा चलाता है। दीपू का पता? कौन आ गया? अरे कहीं खोली का मालिक तो नहीं? अरे आ रहा हूं भाई। अरे रे, आप लोग कौन है और इस तरह कैसे घुसे चले आ रहे हैं? अरे कौन है आप लोग? अरे अरे तुम्हारा ही नाम दीपू है? हाँ मैं ही दीपू। कहीं आप लोग, देखिए मैंने पहले ही कहा कि अगले संडे तक खोली का भाड़ा भर दूंगा। आप लोग मुझे खोली से मत निकाला प्लीज। दीपू हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आपको क्या काम है मुझसे? साहब मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ, कोई गैर कानूनी धंधे नहीं करता। कोई गैर कानूनी धंधे नहीं करते। ये रिमोट और ये ट्रिगर तुमने ही बनाया था ना, दीपक और उदय की जान लेने के लिए? क्यों, ये दोनों चीजें तुमने ही बनवाई थी ना? हाँ साहब मैंने ही बनाया, लेकिन किसी दीपक और उदय की जान लेने के लिए नहीं। तो फिर किस लिए बनाया था? साहब शेखर भाई ने मुझे अपने घर पे बुलाया था ये सारी चीजें बनाने के लिए। यहाँ भी शेखर भाई? ये चीजें तुमसे शेखर भाई ने बनवाई थी? उन्होंने मुझे पैसे दिए थे इन चीजों को बनाने के लिए, लेकिन साहब उन्होंने ये नहीं बताया कि इन चीजों को वो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये रिमोट और ट्रिगर बनाते वक्त तुम्हारे दिमाग में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि इन चीजों का इस्तेमाल गलत काम के लिए हो सकता है? दो जाने गई तुम्हारी वजह से, दो जाने। दो जाने? हाँ, तुम्हारे बनाए गए इस ट्रिगर और रिमोट का इस्तेमाल किया गया है बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए और जहरीली पिन चुभाने के लिए। साहब मेरा यकीन करो साहब, मैं किसी बॉम्ब और जहरीली पिन के बारे में नहीं जानता हूँ। नहीं जानता? शेखर भाई को ढूंढना होगा। और क्या जानते हो तुम शेखर भाई के बारे में? साहब जब मैं उनके घर गया तो वो फोन पे किसी से बात कर रहे थे। उनकी बातों से ऐसा लगा कि वो ये सारा काम किसी और के लिए कर रहे थे। इसका मतलब इस सब में कोई और भी शामिल है? और क्या सुना तुमने? साहब उन्होंने उससे कहा कि जब तक तुम्हारा काम शुरू होगा मैं जाली पासपोर्ट के जरिए इस देश से फरार हो जाऊंगा। तो तुम्हें उसी वक्त हमें फोन करके खबर करनी चाहिए थी ना, दो जाने बचा सकते थे हम। साहब मुझे माफ कर दो साहब, शेखर भाई जैसे ताकतवर इंसान के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया साहब। सर ये दूसरा आदमी कौन हो सकता है जिसके कहने पर शेखर भाई ये सब काम करवा रहे थे? मुझे तो राकेश पर शक है। स्मृति ने जो वीडियो रिकॉर्डिंग हमें दिखाई थी। राकेश का नंबर? हेलो सीआईडी, मैं विशाल बोल रहा हूँ। राकेश ने मुझे कैद करके रखा हुआ है, आप प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार देगा। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। विशाल तुम कहाँ हो? सर वो आ रहा है सर, मैं फोन रखता हूँ। मुझे लगता है राकेश ने विशाल को बंदी बना के रखा और दीपक और उदय की तरह शायद उसे भी मार देगा। सर हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इस विशाल की जान बचाना बहुत जरूरी है। हाँ हमें विशाल को बचाना ही होगा, लेकिन उससे पहले राकेश का फोन ट्रैक करना होगा, पता करना होगा कि ये कॉल आया कहां से था। इस बार राकेश को पकड़ना ही होगा, उसके पार्टनर विशाल को बचाना होगा। इस राकेश ने दो खून किए हैं, तीसरा हम उन्हें नहीं देंगे। लेकिन सर अगर इस राकेश ने इस बार फिर से कोई चालाकी की तो 2 बार तो कर चुका है, अगर तीसरी बार? इस बार ऐसा नहीं होगा। राकेश ने हमें खुद तो फोन किया नहीं, बल्कि इस वक्त वो हमें फोन करके चुनौती देने की प्लानिंग कर रहा होगा। इससे पहले कि उसे कुछ पता चले हम उसे पकड़ लेंगे। हाँ सर, इससे पहले कि राकेश कोई नया जाल बिछाए, इस बार हम उसे दबोच लेंगे। राकेश कहीं उसे पता तो नहीं चल गया? बोल। आओ आज फिर से एक खेल खेलेंगे। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। चाहे एक और आदमी क्यों ना मर जाए, तुम अपनी उम्मीद मत मरने देना। आज बहुत साहस की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। आज साहस की जरूरत तुझे पड़ेगी राकेश। राकेश, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? सिर्फ नाम ही नहीं, तेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं हम। क्या मतलब है तुम्हारा? इस वक्त हम उस बंगले की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ तूने विशाल को बंदी बना के रखा है। तो मासूम जानों को तो हम नहीं बचा सके, लेकिन आज तुझ जैसे दरिंदे को रंगे हाथों पकड़कर सजा दिलाएंगे हम। जरा भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना गोली की आवाज। उनको चेक करो जल्दी। विशाल का बचना बहुत जरूरी है। अगर ये मर गया तो सीआईडी के हाथों 3-3। जल्दी से एम्बुलेंस बुला और दोनों को अस्पताल भेजने का बंदोबस्त करो। सर, निखिल उन दोनों को लेकर एम्बुलेंस के साथ गया। सर, इस राकेश को सजा दिलवाने के लिए विशाल की गवाही बहुत जरूरी है। अच्छे से तलाशी लो। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि राकेश ने इस बार सीआईडी को फंसाने के लिए कौन सा जाल बिछाया था। चेक करो।
सूरज, ये मोबाइल तुम्हारा तो नहीं? नहीं नहीं, यहीं पर मिला, मैं आप ही को दिखाने के लिए आया था। देखिए। ये तो स्मृति का मोबाइल लगता है। हाँ सर, जब स्मृति हमें उस राकेश का वीडियो मोबाइल में दिखा रही थी तब मैंने गौर किया था, यही की चेन उसके मोबाइल में लगा हुआ था सर। ये मोबाइल टूटा कैसे? सर यहाँ पर ये खून भी है सर। अगर ये मोबाइल स्मृति का है तो इसका मतलब वो यहाँ जरूर आई थी और यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसका मोबाइल नीचे गिरकर टूट गया और उसे चोट लगी। यहाँ राकेश और विशाल के बीच में जो कुछ भी हुआ वो तो हमें उन दोनों से पता चली जाएगा। एक काम करो, आसपास के क्लिनिक से पता लगा। अगर स्मृति किसी भी क्लिनिक में नहीं गई थी तो मदद के लिए डांस एकेडमी जरूर गई होगी। सारे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल में पता लगा स्मृति का? हाँ सर, स्मृति कहीं पे भी नहीं गई थी। एक मिनट, माय गॉड, स्मृति, इसे तो गोली लगी है। हाँ, देखो घबराओ मत, हम लोग सीआईडी से। पंकज जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। क्या? हाँ बताओ। रिकॉर्डिंग। स्मृति, स्मृति। सर एम्बुलेंस आती होगी। कोई फायदा नहीं पंकज, स्मृति मर चुकी है। स्मृति तो मर चुकी, और मरने से पहले कोई बताने की कोशिश कर रही थी। वो कह रही थी फोन, रिकॉर्डिंग, वीडियो। जरूर स्मृति ने उस मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग करके रखी है जो कुछ भी हुआ है उस बंगले में। स्मृति का फोन भी तो हमें उस बंगले में से मिला था। काम करो, वो फोन साळुंखे के पास भेज दो और उससे कहो कि किसी भी हालत में वो फोन हो हमें रिपेयर करके चाहिए, क्योंकि उसमें स्मृति ने रिकॉर्डिंग करके रखी है जो कुछ भी उस बंगले में हुआ है। ये स्मृति का मोबाइल फोन डॉक्टर साळुंखे के पास भेज दिया? जी सर, वो मोबाइल ठीक करके लाते होंगे साळुंखे सर। बंदे का नाम लिया आप लोगों ने और बंदा आप लोगों के सामने हाजिर। फोन लाया? वो ठीक हो रहा है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो फिर क्यों आया? अभी मैं तुम्हें यहाँ पर एक खास बात बताने आया हूँ, ऐसी बात जिसे तुम सुनोगे तो हिल जाओ। ऐसी कौन सी खबर देने वाला है तू? एक बात बताओ, तुम्हारी गन इस वक्त तुम्हारे पास है? और किसके पास होगी? हाँ मतलब तुम्हारे पास है। तो एक काम करो, अपनी गन निकालो और उसमें से एक गोली हवा में फायर करो। और पंकज, तुम अपने कान और आंख बंद करो, प्लीज फायर करो। तेरी तबीयत ठीक है? अरे बिल्कुल ठीक है, एकदम तंदुरुस्त हूँ। तुम फायर करो ना एक गोली हवा में। तू क्या पागल हो गया साळुंखे? प्लीज, मैं किसी खास वजह से कह रहा हूँ, प्लीज फायर करो। तू पागल हो गया साळुंखे? अरे हवा में। वेरी गुड, खोलो खोलो आंख। अरे काम करो, ये गन मुझे दे दो। तुझे ये गन दूं? गन मुझे दे दो। मैं पागल नहीं हूँ। गन दो, विश्वास करो मेरा, मैं चलाऊंगा नहीं। ठीक है। विश्वास नहीं है मेरा? बिल्कुल नहीं। थैंक यू। अब तुम्हारी ये गन मेरे हाथ में है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इस गन में से अभी अभी जो गोली चली है वो भी मैंने चलाई। तुम्हारे कहने का मतलब है कि भले वो गन राकेश के हाथ में थी पर गोली उसने नहीं चलाई विशाल पर। एग्जैक्टली। सर आप ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं राकेश के हाथ चेक करके आया हूँ हॉस्पिटल में, और राकेश के हाथ पर तुझे गन पाउडर के ट्रेसेस नहीं मिले। बिल्कुल, जरा भी गन पाउडर के ट्रेसेस नहीं। सर इसका मतलब राकेश ने गन सिर्फ अपने हाथ में पकड़ के रखी थी? जी मतलब उस वक्त कमरे में? सर अभी अभी पता चला है कि डेक्सटॉन जहर और उस बॉम्ब बनाने वाले बारूद का बंदोबस्त जीतू नाम के किसी गुंडे ने किया था, और इस जीतू का एड्रेस मिल गया। डेक्सटॉन जहर और बॉम्ब के बारूद का बंदोबस्त किसी जीतू नाम के आदमी ने किया था। जीतू। जीतू, अरे हमें भी चाय पिलाओ। आप लोगों को मेरा नाम कैसे मालूम? कौन है आप लोग? सीआईडी यहाँ पधार चुकी है। सीआईडी? हाँ सीआईडी। दो मासूम लोगों की जानें लेकर यहाँ पर चाय पी रहा है। हाँ? ये आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चुप! इस बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अब याद आया कुछ? हाँ सर, पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी सर, इसलिए मैं गुड्डू की बातों में आ गया। गुड्डू? गुड्डू कौन है? वो राणा का छोटा भाई है सर। राणा? अब ये राणा कौन है? नहीं, वही राणा तो नहीं जो पैसे लेकर लोगों के खून करता था और जिसे 10 साल पहले हमने उसे किए की सजा दी थी। हाँ सर। मतलब सर ये गुड्डू अपने भाई राणा की मौत का बदला ले रहा है हमसे। ये क्या है सर? दिन ब दिन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है इस केस में। ये गुड्डू करता क्या है?
वो सर राणा के जैसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही समझदार और पढ़ा लिखा है, और आजकल तो वो गुडलुक बिल्डर में पार्टनर बन गया है। क्या गुड्डू पार्टनर है? हाँ सर। मगर सर गुडलुक बिल्डर्स के तो 4 पार्टनर है, उदय, दीपक, विशाल और राकेश। तो फिर ये गुड्डू कहाँ से आ गया? 5वां पार्टनर? ये गुड्डू रहता कहाँ है? कहाँ रहता ये? सब लोग चौकन्ने रहना, कुछ भी हो सकता है। सर हम एक के बाद एक गलतियां करते जा रहे हैं, अपराधी हमें सोचने का मौका ही नहीं दे रहा। दरवाजा खुला? लगता है घर में कोई नहीं है। सर शायद यही राणा है। हाँ, यही है वो राणा, जो अपने जमाने में बहुत ही पहुंचा हुआ अपराधी था। कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को। आवाज कहां से है? ओह, यहाँ भी स्पीकर और कैमरा। वैसे मानना पड़ेगा, आपकी सीआईडी की टीम बधाई की हकदार तो है ही, अगर आप मेरे पीछे पीछे यहाँ तक पहुंच ही गए। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ के आने का कष्ट उठाने के बाद भी तुम लोग मुझे पकड़ नहीं पाओगे। हमारा साथ बस यहीं तक है। आज यहाँ आपका जीवन का सफर खत्म होगा, हमेशा हमेशा के लिए। वो क्या है ना कि मेरी एक बहुत बुरी आदत है, सीआईडी से हमेशा एक कदम आगे रहने की। इससे पहले कि तुम यहाँ पर पहुँचो, मैंने यहाँ पर जाल बिछा दिया था। तुम लोगों ने जैसे ही दरवाजा खोला, बॉम्ब का टाइमर शुरू हो गया। अब सांस लेने के लिए बचे हैं तुम्हारे पास 5 सेकंड। अलविदा सीआईडी, अलविदा। श्रेया, निखिल, पंकज, भागो यहाँ से। श्रेया, तुम ठीक हो? निखिल, पंकज, ओके? हेलो, हाँ सर, हम लोग राणा के जले हुए घर के बाहर खड़े हैं सर। सर अभी भी घर के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। गुड्डू ने हमारे लिए उसके घर के अंदर बॉम्ब लगाया था सर। नहीं सर, हम लोग ठीक हैं, हम लोग बच गए हैं। तो आप अभी भेज रहे हैं सर? ठीक है सर, ओके। क्या हुआ सर? एसीपी साहब का फोन था। डॉक्टर सालुंके ने स्मृति का मोबाइल फोन रिपेयर करवा लिया है। इसमें एक और रिकॉर्डिंग मिली है। कैसी रिकॉर्डिंग सर? उस घर की जहाँ पे हमें स्मृति का मोबाइल मिला। इसका मतलब एसीपी सर का शक सही निकला? हाँ, आ गया एमएमएस। राणा भैया, आज आपके भाई गुड्डू ने आपकी मौत का बदला ले ही लिया। सीआईडी को घुटने टेकने पर मजबूर कर ही दिया। मजबूर हम नहीं, तुम हो गए मिस्टर विशाल उर्फ गुड्डू। सीआईडी को मजबूर करने वाले थे घुटने टेकने के लिए। अब तुम हमारे सामने घुटने टेकोगे। इस पानी में क्या मिलाया आप लोगों ने? पानी? उसमें थोड़ा सा एक खास जहर मिला दिया था जो डॉक्टर सालुंके ने हमें दिया। कौन डॉक्टर सालुंके? हमारे डॉक्टर सालुंके। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विशाल ने अपने साथियों को डरा डरा के मारा है, उसी तरह ये जहर उसके पानी में डाल दो और फिर मौत का खौफ उसके चेहरे पे देखो, और हो सके तो उसे रिकॉर्ड भी कर लेना। पंकज, तैयार हो? हाँ सर। तो रिकॉर्ड कर लो इनके आखिरी पल। ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। बहुत खेल खेला है तुमने, इतनी जल्दी थोड़ी मरोगे। अभी तुम्हारे पास 3-4 घंटे, खेलो। इसलिए अगर तुम्हें कुछ कहना है या कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। आप लोगों को कैसे पता चला कि ये सारी प्लानिंग मैंने की थी? दोस्त तो राकेश के हाथ में थी। हाँ, हमें भी पहले यही लगा, मगर अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। उस स्मृति ने जो रिकॉर्ड किया था फोन पे, उसने तुम्हारा भांडा फोड़ दिया। स्मृति? ये देखो, देख देख स्मृति ने अपने मोबाइल पे क्या रिकॉर्ड किया था। क्या बात है विशाल, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए। वो क्या है ना कि उदय और दीपक तो अब रहे नहीं, तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मुझे माफ करना दोस्त, अब मुझे विश्वास हुआ
कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो और हमेशा रहोगे। राकेश, वो दिन भूल गए जब तुम शेखर के साथ मिलकर मुझे डराते थे, धमकाते थे, और आज इतना भावुक हो रहे हो। अबे बेवकूफ, शेखर कभी तुम्हारा दोस्त था ही। उसका दोस्त सिर्फ पैसा है, पैसा। उसने मुझसे प्रोजेक्ट में हिस्सा मांगा और मैंने उसे हिस्सा देने का वादा भी किया था। जो कल तक तुम्हारा दोस्त था वो मेरा दोस्त है। ये तुमने सही नहीं किया है। और जो तुमने मेरे साथ किया वो सही था क्या? शेखर के साथ मिलकर मुझे डराते थे ना। और वैसे भी सीआईडी को तो शक है ही कि उदय और दीपक का कत्ल तुमने किया है। विशाल, क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। चुपचाप खड़े रहो, ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना। सीआईडी, मैं विशाल बोल रहा हूँ। राकेश ने मुझे कैद करके रखा हुआ है। आप प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज सर। अब सीआईडी यहाँ पहुंचती ही होगी राकेश को पकड़ने के लिए। विशाल, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने हक के लिए। और वैसे भी सीआईडी से मुझे बहुत पुराना हिसाब चुकता करना है। स्मृति, तुम बेवकूफ औरत है, बड़ी डिटेक्टिव बनती थी। 1000 बार मैंने मना किया कि मेरा पीछा मत करो, लेकिन मानी नहीं। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे गोली मार दी। वो भाग गई वहां से। मैंने उसका पीछा नहीं किया, ये सोचकर कि घर या अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही दम तोड़ देगी वो अपना। यही गलती कर दी मैंने। मैं ये भूल गया था कि उसने मेरी और राकेश की बातें रिकॉर्ड कर ली अपने मोबाइल में। लेकिन ये मोबाइल तो टूट गया था। फिर आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग मिली कैसे? हमारे डॉक्टर साहब, जिनका नाम डॉक्टर सालुंके है, वो तो मुर्दों से सच उगलवा लेते हैं कि मोबाइल क्या चीज है। तूने एक नहीं अनेक गलतियां की हैं, समझे? सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। सर मैं मरना नहीं चाहता हूं। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। सर मरना नहीं चाहते? निश्चिंत रहो, तुम्हारे पानी में जहर नहीं था, सिर्फ केमिकल था, जिससे तुम्हारे गले में खराश होगी, थोड़ी खांसी होगी। शहद ले लेना, ठीक हो जाओगे। और ठीक तो होना ही है तुम्हें, ताकि कानून तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा दे सके, सजाए मौत। रुक जाओ, अपना अपना मुखौटे खोल दो। जाओ अंदर। करना है कर लो, लेकिन तुम अब मुझसे अब ये काम नहीं करवा पाओगे। ये इंसानियत नहीं है, हैवानियत का काम है। तुम लोग मानव नहीं, दानव हो। दानव हो तुम। कान खोलकर सुन लो, जो हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा उसे हमेशा के लिए सुला देंगे हम। इतना क्या मेकअप करती हो रिया? कुछ देर और अगर मेकअप कर लेती ना तो आज रेस्टोरेंट बंद हो जाता। ओ कम ऑन जगत, लड़कियां बिना खाने के रह सकती हैं, पर बिना मेकअप के नहीं। एनीवेज, तुम नहीं समझोगे ये सब। अच्छा तुम मेनू देखो, मैं प्लेट लेता हूँ। ओके। ये कितना ऑयली है, मैं नहीं खाऊंगी ये सब। रिया, थोड़ा खाने से कुछ नहीं होता है। नहीं, मुझे तो अपना 6 किलो वेट और कम करना है। एक काम करती हूँ, मैं सूप ले लेती हूँ। मैडम जी, इतनी डाइटिंग करोगी तो एक दिन हवा में गायब हो जाओगी। ठीक है, तो ये ग्रैब सूप है, वो ले लो। ठीक है? ओके। उफो, यहाँ तो सूप बॉल ही नहीं है। सॉरी मैम, एक मिनट प्लीज। थैंक यू।
गया रिया? हाँ चलो, कह रही थी तुम्हारे दीदी का कॉल आया था। दीदी का नहीं, मामा का फोन आया था। अच्छा, मम्मा का कॉल था। हाँ तो रिया क्या कह रही थी तुम्हारी मामा? अरे यार मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। हाँ वो कह रही थी ना कि क्या हुआ रिया? कैसा तो लग क्या हुआ रिया? क्या हुआ? क्या कहता? क्या हो क्या रहा? रिया, रिया संभालो अपने आप को रिया। रिया, रिया, रिया। खाना गले में तो नहीं अटक गया? ये तो खाना नहीं, ये तो क्रैब सूप पी रही थी। रिया, रिया, पानी खिलाओ ना उसे। क्या हुआ है? रिया, रिया, ये लो पानी। रिया पानी। ये तो मर गई है। रिया, रिया उठो रिया, 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 रिया उठो रिया। रिया, कौन है इस होटल का मैनेजर? सर मैं हूँ मैनेजर। तुम इस होटल के मैनेजर हो? क्या मिलाया था तुमने सूप में? सर हमने सूप में कुछ नहीं मिलाया था सर। तुम जाकर बावर्ची को बुला कर लाओ जल्दी। बावर्ची को बुलाने की जरूरत नहीं है, अब तो सीआईडी आएगी। कैसे हुआ ये सब? सर मैं और रिया इस डाइनिंग हॉल में जब दाखिल हुए तब तक रिया बिल्कुल ठीक थी सर। जैसे ही उसने ये सूप पिया और कुछ ही पलों में उसे बेचैनी होने लगी और ये सब कुछ हो गया। रिया को इससे पहले भी ऐसा कभी कुछ हुआ था? नहीं सर। कोई पुरानी बीमारी? नहीं सर, रिया बिल्कुल तंदुरुस्त थी सर। वो तो सर इन लोगों ने उस सूप में जहर मिलाया और मेरी बीवी को मार डाला सर। कमाल करते हैं आप। पिछले 2 घंटे से आप एक ही बात दोहराए जा रहे हैं। सर आप ही सोचिए, रिया मैडम ने जो सूप पिया है, हमारे बाकी गेस्ट ने भी वही सूप पिया है। सर अगर सूप में जहर होता तो बाकी लोगों पर भी तो इसका असर होता। आप लोग आपस में बहस करना बंद कीजिए। अच्छा, आप लोगों ने भी सूप पिया था तो आप लोगों को बेचैनी नहीं हुई? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। पर मुझे इस औरत की लाश देख करके बेचैनी हो रही है। मैम, जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए आप। सॉरी सर, असल में मैं 2 बाउल भर के सूप पी थी, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ बुरी, कुछ पता चला? सर पूरी बॉडी अच्छी तरह से चेक कर, बॉडी में जहर का कोई सिम्टम नहीं है सर। कोई सिम्टम नहीं है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन लोगों ने भी वही सूप पी, पर इन्हें कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल है। तो आप क्या करें सर, डेड बॉडी को फोरेंसिक भेज दो? तो जिसने ये सूप बनाया उससे मिलते हैं, इस होटल का रसोई घर चेक करते हैं। सर आप यकीन करिए, सूप में जहर बिल्कुल नहीं था। रिया मैडम की मौत एक हादसा है। सर अगर आप चाहें तो मैं और मेरा पूरा स्टाफ आपके सामने सूप पीकर दिखाते हैं। मैं आप लोगों को एक आखिरी मौका देता हूँ, सच बताओ। हाँ? क्या सूप में जहर था? नहीं साहब, सूप में जहर नहीं था। सब सूप मैंने ही बनाया था सर। जब से ये रिसोर्ट शुरू हुआ है तब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ सर। कभी भी किसी भी गेस्ट के साथ ऐसा हादसा नहीं हुआ सर। फिर मैं किसी गेस्ट को क्यों मारूंगा सर? सर अंदर कोई जहरीली चीज नहीं मिली। आप सब लोग एक बात कान खोल के सुन लो। अगर आप में से किसी ने भी कोई चालाकी की, किसी भी चीज को हिलाने की या मिटाने की कोशिश की, तो माफी मांगने के लायक नहीं रहोगे, समझे?
सर, इस बात पर तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। जानता हूँ तारिका, और खास तौर पर वो प्रद्युमन तो बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा। उसे समझाने के लिए तो ये सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा। क्या समझाना चाहता था तू साळुंकी? कि रिया के सूप में जहर था? जहर नहीं था बॉस, मैं रेहा का सूप और बाकी खाने की चीजें टेस्ट कर चुका हूँ। रेहा की मौत जहर की वजह से नहीं हुई। जहर की वजह से नहीं हुई तो फिर हुई कैसे मौत? एलर्जी से। एलर्जी से? हाँ बॉस, जैसे ही रेहा ने वो क्रैब सूप पिया, उसके फूड पाइप में स्वेलिंग होने लगी। वो सूजने लगा, जिसने ट्रैकिया पर प्रेशर डाला और उसकी वजह से इसका दम घुट गया और ये मर गई। तो अगर रिया की मौत एलर्जी से हुई है, जहर से नहीं, तो फिर इसके पति का शक भी सही नहीं है। कोई केस है ही नहीं बॉस, केस तो है। रिया का केस नहीं है, लेकिन एक और केस आप लोगों का इंतजार कर रहा है। वो क्या? तो होटल में से जो प्लेट, चम्मच और बोल आप लोग लाए थे, उसमें से एक अजीब बात पता चली है। अजीब बात मतलब? बताता हूं, आइए। बॉस, ये चम्मच सेरेमिक का है और सेरेमिक 3000 डिग्री सेल्सियस पे पिघलने लगता है। अब मैं इसे हाई टेम्परेचर बीम पर तोड़ता हूं। लेकिन सर, आप इसे तोड़ना क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये ऊपर से सेरेमिक का है, इसके अंदर कुछ और है। यार साळुंखे, ये तो हड्डी है। हाँ बॉस, ये एक हड्डी ही है। और चौंकाने वाली बात यह है कि किसी जानवर की हड्डी नहीं है, बल्कि ये एक इंसान की हड्डी है। क्या? इंसान की हड्डी? हाँ, किसी इंसान की पेल्विक बोन को काटकर उस पर सेरेमिक कोटिंग की गई है। लेकिन ये कैसे हो सकता है सर? हो सकता है, मैं बताता हूं। बॉस, हजारों साल पहले भी लोगों ने इंसान की हड्डियों से क्रॉकरी बनाई है। ये देखो, ये जो चम्मच है, ये किसी ने छोटे बच्चे की उल्ना, ये हाथ की ऊपर वाली हड्डी को तराश के बनाई है, जैसे कि वो चम्मच बनी है। और इतना ही नहीं बॉस, वो जो प्लेट आप लोगों को होटल से मिली है, उसमें तो एक नहीं, अलग अलग 12 इंसानों की हड्डियां मिली हुई हैं। उस प्लेट में 12 लोगों की हड्डियां मिली है? हाँ। माय गॉड, कौन कर सकता है ये? ये तो कोई ऐसा आदमी कर सकता है जिसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। पता लगाना पड़ेगा होटल से कि उनको क्रॉकरी कौन सप्लाई करता है। क्या सर, ये क्या बोल रहे हैं? इंसानों की हड्डियों से बने हुए बर्तन? हाँ, और ये सारे बर्तन हम ले जा रहे हैं ताकि चेक करके देख सके ये भी वैसे ही इंसानों की हड्डियों से बने हैं या नहीं। और अगर सब के सब जेल की हवा नहीं खाना चाहते हो तो जल्दी से बताओ, ये इंसानी हड्डियों से बनी क्रॉकरी इस रिसोर्ट में कहां से आई है? सर, हम तो बावर्ची हैं। सामान खरीदने और पसंद करने की जिम्मेदारी तो मैनेजर साहब की है। नहीं सर, मैंने ये क्रॉकरी बिल्कुल पसंद नहीं की सर। सर, आज एक सेल्समैन आया था सर, उसने ये सैंपल के तौर पर दिया। सर, महंगाई कितनी बढ़ गई है। इतने बड़े रेस्टोरेंट में भी क्रॉकरी का बजट नहीं है, सैंपल से काम चला रहे। ये सैंपल की क्या कहानी है? हाँ सर, आज सुबह एक सेल्समैन आया था, उसने ये सैंपल दिखाते हुए कहा कि अगर ये क्रॉकरी सबको पसंद आ जाए तो इसे होलसेल में ऑर्डर कर देना। कुछ बताया उसने? किस कंपनी से आया था वो? हाँ, मैंने उससे कंपनी का नाम पूछा था तो उसने बताया कि उसके बॉस की कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, वो लोग कुछ हस्तकला का उनका छोटा मोटा कारोबार है। अगर उसे होलसेल में ऑर्डर की उम्मीद थी तो उसने अपना नाम, पता या फोन नंबर तो दिया ही होगा ना? हाँ सर, उसने अपना नाम धवल बताया था सर, और नंबर भी दिया है। सेल्समैन धवल?
सर, ये रहा धवल का घर। मोबाइल कंपनी वालों ने यही एड्रेस बताया था। मेरा शक सही निकला, धवल है ही नहीं यहाँ पे। साहब, आप लोग धवल से मिलने आए हैं क्या? धवल के रिश्तेदार हो क्या आप लोग? जी नहीं, हम लोग सीआईडी से। बाबा रे बाबा, सीआईडी से? देखा, मुझे मालूम था कि वो एक नंबर का लफड़ेबाज है। ऐसा क्यों? क्योंकि साहब वो सुमड़ी में रहता था, खाना भी बाहर से आता था और पानी भी। कब से रह रहा था वो यहाँ पे? 3 महीने हो गए मैडम, लेकिन 3 महीने में मुश्किल से 3 बार किसी से बात किया होगा। वैसे ये बताइए कि इस धवल के बारे में कोई ऐसी बात जो आप लोगों को अजीब सी लगी? 2 हफ्ते में एक बार एक वैन आता था, वो भी देर रात को। कैसी वैन? वो तो मालूम नहीं साहब, लेकिन वो वैन यहाँ घर के सामने आकर खड़ी रहती थी। यहाँ धवल और दूसरा आदमी उसमें से बड़ा बड़ा कार्टून निकाल के घर के अंदर ले आता था। ठीक है, अगर आप लोगों की जरूरत पड़ेगी तो हम बुलाएंगे। आप लोग यहीं रुकिए। जी। क्या हो श्रेया, कुछ मिला क्या? सर ये देखिए, शायद धवल की फोटो है ये। धवल की फोटो? इस फोटो को देखिए, क्या यही धवल है? हाँ साहब, यही धवल है। आसिया! सर, इतने सारे कंकाल। लेकिन सर, धवल ने इन लोगों का खून किया, किसी को पता कैसे नहीं चला? ये लोग चीखे तो होंगे, बदबू तो आई होगी। नहीं श्रेया, इन्हें यहां नहीं मारा गया है, बल्कि इन्हें बाहर मारा गया है और इनकी हड्डियों को लाया गया है कार्टन्स में। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लोग थे कौन जो मारे गए, और धवल ने इन्हें मारा कहाँ है? सर, एसीपी सर ने कहा है कि सारी क्रॉकरी की दुकानें चेक करो, पर कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। श्रेया, मुझे पूरा यकीन है कि ये क्रॉकरी जिन्होंने होटल में दी है तो किसी न किसी दुकान में भी जरूर दी होगी। ध्यान से देखते रहो। सर ये भी क्रॉकरी की दुकान ही लग रही है। चलो चल के देखते हैं। भाई साहब, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी। अच्छा ये बताइए कि इस तरह की क्रॉकरी कौन बनाता है और कहाँ बनाई जाती है? सर ये देखिए, इस प्लेट पर भी बिल्कुल वैसी ही डिजाइन बनी हुई है। इस दुकान का मालिक कौन है? हम दोनों सर। मेरा नाम मानिक और ये मेरा भतीजा सागर है। आप लोग हमारी दुकान पर क्यों आए? क्रॉकरी बेचना कोई गुनाह है क्या? क्रॉकरी बेचना तो गुनाह नहीं है, लेकिन इस तरह की क्रॉकरी बेचना गुनाह जरूर है। ये बताइए, इसे सप्लाई कौन करता है आपको? सर, ये कोई बड़ी फैक्ट्री का माल तो है नहीं। बाकी और क्रॉकरीज की तरह इस पर किसी कंपनी का नाम नहीं है। सेल्समैन आते हैं और सैंपल के तौर पर ये सेट यहाँ छोड़ जाते हैं। बाकी उनका माल बिकता है तो ये रोकड़ा हम उनको दे देते हैं। और ये माल लगातार नहीं मिलता, 2-3 महीने में एक ही बार आता है। और हाँ, हर बार सेल्समैन भी अलग अलग होते हैं। इसे पहचानते हैं आप लोग? हाँ, अरे ये तो वही सेल्समैन है ना जो पिछले 2-3 महीनों से ये माल सैंपल के तौर पर हमें देखा जाता था। क्या नाम था इसका? धवल, और आजकल फरार रही है। सर, आप क्या बात कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, हम आपको डराना नहीं चाहते, लेकिन आइंदा से इस तरह की क्रॉकरीज अपनी दुकान में मत रखिएगा, समझे? लेकिन क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सिरामिक से नहीं बल्कि इंसान की हड्डियों से बना है। सर ये देखिए, वैसी ही प्लेट है और वैसा ही बोल है। रिपेयर और रीपेंट करने के लिए पीछे रखा हुआ था। भाई साहब, इसे रिपेयर और रीपेंट आप किससे और कैसे करवाते हो? सर, वो धवल वही ऐसे खराब पीसेस को खुद आकर वापस ले जाता है और वर्कशॉप में रिपेयर करवाता है। श्रेया, एक बार ये पता चल जाए कि ये कारीगर हैं कौन,
तो सप्लायर कौन है ये खुद ब खुद पता चल जाएगा। सर, धवल के घर से जो खोपड़ियां मिली हैं उसके जरिए डॉक्टर साळुंके ने अब तक 15 लोगों के चेहरे बनाए हैं। सर, ये है वो लोग। सर, ये सारे लोग लावारिस हैं और इनका कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं। धवल कहाँ रहता था? सर, दहीसर के पास किसी रजाना गांव में। दहीसर के पास किसी रजाना गांव में? इस रजाना गांव के पास तो कोई मुर्दाघर है, और ये जो कोई भी ये सब कर रहा है तो जरूर कहीं ज्यादा दूर नहीं जाएगा लाशों के लिए। रजाना गांव के पास के मुर्दाघर से ही लाशें उठाई होंगी उसने। पता लगाओ इस मुर्दाघर से। उस समय से मुझे ऐसा लग रहा था कि मुर्दाघर से कुल लाशें कम हुई हैं, लेकिन जब आपने कंकाल की मदद से बने हुए चेहरे दिखाए तब मुझे यकीन हुआ। आप यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपके नाक के नीचे लाशें गायब हो रही हैं, आपको पता नहीं चल रहा है? मुझे अपने स्टाफ पर जरूरत से ज्यादा विश्वास था, तो गलती मेरी है सर। ये हमें देख के भाग क्यों गया? पता नहीं। हमारे बारे में से कुछ बताया था क्या? सिर्फ इतना है कि सीआईडी गायब लाशों की इंक्वायरी कर रही है। दरवाजा खोलो। देखो तुम बच के जा नहीं सकते, खोलो दरवाजा। जिंदा रहने के लिए मुर्दों का सहारा ले रहा है? छोड़ दो मुझे, जाने दो। कहाँ जाएगा? तुझे तेरी मंजिल तक तो हम लेकर जाएंगे। लाशों की चोरी करता है। ये करता था लाशों की चोरी? हाँ, और ये मत पूछना कि लाशों के साथ ये क्या करता था। ले चलो इसे। कुछ साबित नहीं कर पाओगे इंस्पेक्टर, कुछ भी नहीं। श्रेया, तुम्हें पूरा यकीन है कि यही वो जगह है? हाँ सर, हमारे खबरी ने इसी जगह के बारे में बताया था जहाँ पर क्रॉकरी पर हैंड पेंटिंग करने वाले कारीगर काम करते हैं। सर, उसने तो ये भी बताया था कि इनमें से कुछ कारीगर रात में कभी कभी गायब हो जाते हैं। जी कहिए। हमें क्रॉकरी पे। देखिए मैम, हम क्रॉकरी नहीं बेचते, आपको शायद कुछ गलतफहमी हुई मैम। हम लोग तो बस यहाँ के कारीगर हैं और इसमें पेंटिंग करते हैं। हमें भी ऐसे कारीगर की तलाश है जो इस तरह की पेंटिंग कर सके। ये देखिए, अरे नहीं साहब, ऐसा काम हमने कभी नहीं किया साहब। लेकिन हमने तो सुना है कि ऐसा काम आपके वर्कशॉप में होता है। इतना बारीक और सुंदर काम आप ही लोग करते हैं। देखिए, आप ये काम करेंगे तो हम आपको पैसे देंगे। ये तो मर चुका है। रुक जाओ, गोली मार दूंगा मैं। मुझे गोली लगी, मैं मर गया, मुझे गोली लगी।
कोई गोली वोली नहीं लगी तुझे? हवा में फायर किया मैंने। अच्छा, गोली नहीं लगी। बोल, धवल को क्यों मारा तूने? बोल। सर 5 घंटे से गाड़ी में बैठे हुए हैं सर। सिरामिक क्रॉकरी, सिरामिक फ्लावर वास, सिरामिक शोपीस, ऐसी छोटी मोटी फैक्ट्रीज और वर्कशॉप में जा जाके हम लोग ने पूछताछ कर ली सर, कुछ नहीं मिला सर, और कुछ भी नहीं मिलेगा सर। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हम सीआईडी में सीआईडी वालों की मदद करने के लिए आए हैं। काम को लेकर इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं। सर एसीपी सर को क्या जवाब देंगे? अरे भोले राजा, जवाब क्या देना है? कह देंगे सर मेहनत तो पूरी की थी लेकिन नतीजा टाइम पे। सर अगर ऐसी बात तो हम लोग गाड़ी में इतना लंबा क्यों आए सर? हम गए नहीं गए किसी को पता भी नहीं चलता था, क्योंकि ये फैक्ट्री और वर्कशॉप की लिस्ट सिर्फ हमारे पास है, ब्यूरो में किसी भी कॉप के पास नहीं है। थोड़ा नाटक, थोड़ी नौटंकी करनी पड़ती। देख हमारे यहाँ आने का फायदा क्या है कि अगर सीआईडी के पुराने वफादार ऑफिसर्स में से किसी ने भी हमारे फोन को ट्रैक करके उसे क्रॉस चेक किया तो कम से कम ये तो पता लगेगा कि हम लोग यहाँ आए थे। कितने स्मार्ट है सर आप। कोई नया डायलॉग बोल। अच्छा, एक फैक्ट्री है ये 1978 से बंद पड़ी हुई है, वहाँ मिट्टी के बर्तन बनते थे, चल के वो भी देख लेते हैं। सर वहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाले, मुझे बहुत भूख लग रही है, सीधा लंच खाने चलते हैं। और तुम मुर्दाघर में लाशों की हिफाजत करने के बजाय उनका सौदा करते थे, हाँ या ना? हाँ सब किया था, लेकिन मैं तो सिर्फ लावारिस लाशों का ही सौदा किया करता था साहब, बस लावारिस लाशों का ही। धवल क्या करता था? क्या करता था वो लाशों की हड्डियों के साथ? सर उसने बताया मेरा एक बॉस है, वो इस हड्डियों से दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रॉकरी बनाना चाहता है साहब, दुनिया की सबसे बड़ी बेहतरीन। कौन है धवल का बॉस? कौन है वो बॉस? बताओ। नहीं पता साहब, नहीं पता। माँ साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे छोड़ दो। ले जाओ इसे, ले जाओ इसे सचिन। और तुम दोनों धवल का खून क्यों किया? हमने खून नहीं किया साहब। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया तो फिर भाग्या क्यों मारा? साहब हम अपना काम कर रहे थे साहब, धवल जी तो गुंडों के साथ आए और कहा कि सीआईडी आ रही है, वो डर के भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो सीआईडी वालों को शक हो जाएगा साहब। साहब पता नहीं अचानक क्या हो गया, धवल जी वहीं पे गिर गए साहब, और साहब गिरते वो मर गए साहब। बताओ, तुम्हें मालूम था ना कि वो क्रॉकरी इंसानी हड्डियों से बनती थी? हाँ साहब, हम गरीब आदमी है साहब, हमें क्रॉकरी पेंट करने का 20,000 रुपया मिलता था साहब। साहब हम मना नहीं कर सकते साहब, अगर काम करने से कोई मना करते ना साहब उनको भी मार के उनकी हड्डियों की क्रॉकरी बना देते साहब। है कहाँ ये फैक्ट्री? कहाँ है फैक्ट्री? बताओ जल्दी। साहब गुंडे हमारी आंखों में पट्टी बांध कर ले जाते थे साहब, हम नहीं जानते साहब। आंखों पर पट्टी बांधते थे? तो अभी यहाँ पर अपनी आंखें बंद करो और बताओ कहाँ लेके जाते थे वो? कैसे लेके जाते थे? आंखें बंद, याद करो। वो साहब पनवेल की जरी चौक से हमें कार में बिठाते थे साहब और लोनावाला की तरफ लेके जाते थे साहब। सर दिखने में तो कितनी बड़ी फैक्ट्री लग रही है ना। अब चलें यहाँ से सर, मुझे बर्गर खाने का बहुत मन कर रहा है, और वैसे भी उन लोगों को मालूम पड़ जाएगा ना कि हम लोग यहाँ पे आए थे। अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो अंदर भी देख लेते हैं। आ जा सर। ये फैक्ट्री 1978 से बंद पड़ी है, फिर ये ताला नया कैसे? सर अभी तो आपने कहा था कि हम लोग सीआईडी का काम करने नहीं आए, तो ये ताला नया हो कि पुराना, आपको क्या फर्क पड़ता है? अरे बुद्धू, यही तो मौका है। देख अगर कोई काम की चीज हाथ नहीं लगी तो बोल देंगे सर हमें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन अगर कोई सुराग या सबूत हमारे हाथ लग गया तो सोच, पूरे शहर में ढिंडोरा पिट जाएगा कि सूरज और पंकज ने इतना मुश्किल केस अकेले ही सॉल्व कर लिया, जिसे सीआईडी के बड़े बड़े दिग्गज भी सॉल्व नहीं कर पाए थे। हाँ सर। समझा? एक काम कर, आसपास जरा जाकर देख, कोई मिलता है क्या? मैं ये ताला तोड़ने की कोशिश करता हूँ।
ओके सर। सर सर हड्डी चुप। सर मैं कह रहा हूं अभी भी वक्त है, दया सर और अभिजीत सर को बुला लीजिए। ये जगह बहुत डरावनी है सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसी छोटी मोटी तहकीकात के लिए उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है? खुद कुछ नहीं करेंगे क्या? चुपचाप मेरे पीछे आओ, देखिए इस कमरे में है क्या। कारीगरों का कहना था कि पनवेल के जरी मार्केट से उनको उठाते थे, आंखों पे पट्टी बांधते थे और फिर लोनावाला की तरफ 20 से 25 मिनट तक लेके जाते थे गाड़ी में। सर, और करीबन 10 मिनट के बाद गाड़ी दाहिने मुड़ जाती थी। 6-7 मिनट तो हो गए हैं लोनावाला की तरफ। देखते हैं आगे कौन सा राइट टर्न है। चिरंगी लेन, चिरंगी लेन, यही हो सकता है। इधर ले लो। सर, ये रास्ता तो शहर से दूर जंगल की तरफ जा रहा है। सर, उम्मीद है कि उन कारीगरों का अंदाजा सही होगा। पूर्वी 6 महीने से लगातार उन लोगों को इसी रास्ते पे लेके जा रहे हैं। उनका अंदाजा गलत नहीं होगा। कि सूरज और पंकज का भी मोबाइल आखिरी बार यहीं पे ट्रैक किया गया था। इधर ही चलो। सर, रास्ता बंद है यहाँ पर। करीब 25 मिनट हो भी गए। तो सर, उन कारीगरों ने ये भी बताया था कि गाड़ी से उतरने के बाद करीब 5 मिनट तक उन्हें जंगल में पैदल ले जाया जाता। चलो फिर जंगल में चलते हैं। पंकज, 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 उठ। चुप, चुप, धीरे बोल, धीरे बोल, धीरे बोल। सर, सर, मैंने आपसे कहा था ना, दया सर और अभिजीत सर को बुला लेते, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं। चुप कर, हर वक्त रोता रहता है। अरे रोग आती तो क्या करूंगा सर? ये वही नरक है जहां पर इंसान की हड्डियों के साथ ये लोग सिरामिड की प्लेट्स और सूप बोल्स बनाते हैं सर। सर, मैं आपके हड्डियों के प्लेट और सूप बोल्स बनते हुए नहीं देख सकता हूँ सर। अरे कुछ नहीं होगा हमें। सर, कैसे कुछ नहीं होगा? सीआईडी की टीम को पता भी नहीं कि हम लोग कहां पर हैं और हमारे पास बंदूकें भी नहीं है। तो क्या हुआ? भूल गया सीआईडी की ट्रेनिंग? हम सीआईडी वालों को बंदूक नहीं, हाथों से लड़ना भी सिखाया जाता है। और आज हम सिर्फ सीआईडी की इज्जत के लिए नहीं, अपनी जान के लिए भी लड़ेंगे। अभी सुन, ये मेरी पतलून को थोड़ा सा ऊपर कर। हाँ? पतलून को ऊपर कर। अरे पकड़ना, इधर।
और ये मोजे में से ये स्ट्रैप। हाँ, ये स्ट्रैप को पकड़। हाँ, मेरा सब। हाँ, जाओ निकाल। हाथ में आ गया सर। अब देख क्या रहा है, काटना रस्सी। सर आप कितने स्मार्ट है सर। पुराना डायलॉग। सर इतने बड़े जंगल में उस जगह को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा। याद है उन कारीगरों ने कहा था ना कि जंगल में कुछ दूर चलने के बाद उनके शरीर पे पानी के छींटे पड़ते थे। सर यहाँ ना तो कोई नदी है ना ही कोई झरना। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। सर कहीं ऐसे तो नहीं कहीं कोई पानी का पाइप वाइप फट गया हो सकता है, ढूंढो। जा रहे शेरा, देख क्या उन दोनों सीआईडी ऑफिसर्स को। अब तक तो होश आ गया होगा, कब से तड़प रहा हूं उन दोनों से मिलने को। जा देख क्या जल्दी। यस बॉस। चल। ओए, उठो, ओए, हट, हट। विनीत, पूर्वी। यहाँ अंदर पानी का पाइप जा रहा है। ओह, यहाँ पे पानी की पाइप फटी हुई है। तो लगता तो हम सही जगह आ गए। सही करो विनीत, यहीं कहीं आसपास होगी वो जगह। तो ये है वो जगह जहाँ पे सूरज और पंकज को कैद करके रखा है। चल चल फटाफट। चलो। चल चल अंदर चल। आओ मेरे मेहमानों, आओ। अब तक तो तुमने देख लिया होगा मेरा छोटा मोटा कारोबार। तुम? आप लोग हमारी दुकान पर क्यों आए? क्रॉकरी बेचना कोई गुनाह है क्या? सर ये वही सागर है जिसकी होलसेल मार्केट में सिरामिक्स की दुकान है। हाँ सागर, सागर। मैं प्यार का सागर हूं, दया और मानवता का सागर। दिल दरिया है मेरा। मैं तो सिर्फ एक समाज सेवक हूं। इंसानों का दिया इंसानों को ही लौटा देता हूं। इंसानों की हड्डियां मिट्टी में क्यों मिले? इन हड्डियों से बर्तन क्यों ना बनाए जाएं? हैं? दुनिया की सबसे अनोखी क्रॉकरी बनाता हूं मैं।
इंसानों की हड्डियों से बनी हुई क्रॉकरी। और इस बार तो कुछ अनोखा डिजाइन करना होगा, कुछ स्पेशल, जिसमें सीआईडी अफसर्स की हड्डियां और उस रेंज का मैं अनोखा नाम रखूंगा। हाँ, सीआईडी स्पेशल रेंज। सब कुछ बिक जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा। चुप! ये तो ठीक नहीं कर रहा है सागर। तुझे अंदाजा नहीं है कि हम सीआईडी वाले क्या कर सकते हैं। सीआईडी वाले नहीं, करूंगा अब मैं। शेरा, लेके जाए इन दोनों को और जिंदा तेजाब में डाल दे। कुछ ही देर में दोनों तड़प तड़प के मर जाएंगे। उसके बाद इन दोनों की हड्डियों से बनेगी सीआईडी स्पेशल क्रॉकरी। लेके जाओ। और बर्दाश्त नहीं हो रहा सर। सीआईडी की हड्डियों से क्रॉकरी बनाएगा। बस तेरा खेल खत्म। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। ये तो एक कला है। कला। इंसानी हड्डियों से बर्तन बनाना ये कला है। बर्तन बनाना कोई जुर्म थोड़ी है। मैं तो मुर्दा घर से सिर्फ उन्हीं लाशों को खरीदता था जो लावारिस होती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उन लाशों की हड्डियां जमीन में गलकर मिट्टी बन जाए। जब तुम्हारा काम मुर्दों की हड्डियों से चल रहा था तो फिर मासूम लोगों की जानें क्यों ली? जो भी मेरे रास्ते में आया, जिसने भी मेरे कारोबार में दखल देने की कोशिश की, मैंने उसकी जान ली। सबसे पहले तो मैं उन कारीगरों को मारता था जो मेरा काम करने से मना करते थे, और फिर उसके बाद में उनकी हड्डियों से बर्तन बनाता था। और धवल को क्यों मारा तुमने? धवल मेरा बहुत चहीता था, दाहिना हाथ था मेरा। लेकिन क्या करें, आप लोगों ने उसको पहचान लिया और धंधे की वजह से मुझे उसको मारना पड़ा। अब आज के बाद अपनी खुद की हड्डियों के अलावा और किसी की भी हड्डियों को महसूस नहीं कर पाओगे।
मेरी हड्डियां। मरने के बाद मैं अपनी हड्डियों से भी बर्तन बनाऊंगा। इस तपस्या को कोई भंग नहीं कर सकता। इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं कोई है, भंग नहीं कर सकता। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है इसे। फिर अदालत ही तय करेगी इसे क्या सजा देनी है। ले जाओ इसे। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।